जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग कौन से कोशिकांग तक पढ़ चुके थे, कोशिका के अंग अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग। जैसे कि पिछले लेक्चर में बात करूं तो वैक्यूल यानी कि हमें इसमें वैक्यूल के बारे में पढ़ा था, और पिछले लेक्चर में हमने बात कर लिया था लाइसोसोम के बारे में। और आपको बताया गया था कि नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे वैक्यूल के बारे में, और क्या करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये लास्ट कोशिकांग है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोशिका के अंदर मध्य में क्या होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक। जैसे कि वो मध्य से थोड़ा सा हट करके पाया जाता है, ऐसे उसके बारे में अधिक करेंगे तो डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे। वो लास्ट बच जाएगा, समझ में आई बात है। इतने सारे हमको कोशिकांग पढ़ना होता है। तो आइए वैक्यूल के बारे में स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल को यदि मैं हिंदी में मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है खाद्य रिक्तिका, जिसे हम लोग कहते हैं रसधानी भी कहा जाता है। अर्थात इंग्लिश में एक ही नाम होता है, लेकिन हिंदी में क्या कहा जाता है, खाद्य रिक्तिका तथा रसदानी भी कह दिया जाता है। अब यहाँ से समझिएगा कि यह भी एक प्रकार का अंग होता है, अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाला यह भी एक प्रकार का अंग होता है। निर्माण की मैं बात करूं तो इसका निर्माण क्या होता है, जीबी यानी गोल्जी बॉडी के रूपांतरण से। सॉरी। अब समझिएगा, आपको बताया गया था पीछे कि जैसे लाइसोसोम का निर्माण किससे होता था, तो गोल्जी बॉडी तथा ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूपांतरण यानी वही बदल करके लाइसोसोम का निर्माण करते थे। इसी प्रकार से गोल्जी बॉडी बदल करके किसका निर्माण करता है, तो वैक्यूल का निर्माण करता है। समझ में आई बात है। अब कहना होगा कि गोल्जी बॉडी तो उसका निर्माण कराएगा, तो इसका कैसे करेगा, तो कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी एक ही मात्रा में थोड़ा होता, बहुत सारे होते हैं। और बहुत सारे होते थे, कभी इसका निर्माण करता है तो कभी उसका निर्माण करता है, मतलब दोनों का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है रूपांतरण से। समझ में आई होगी बात है। इसका मैं लोकेशन बताऊं तो यह एनिमल सेल तथा प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं। और एनिमल सेल और प्लांट सेल तो अच्छी प्रकार से आप जान रहे होंगे। प्लांट सेल में मैं साइज की बात करूं तो यह 90% कवर कर लेता है। 90% कवर का मतलब समझिएगा, एक कोशिका है ऐसा और कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है, तो हम लोग एनिमल में बात करूं तो वैक्यूल का संरचना कुछ ऐसा होता है, छोटा सा होता है। समझ में आई बात है। लेकिन जैसे ही प्लांट सेल का बात करूं तो प्लांट सेल में कम से कम इतना, मतलब 90% जो कोशिका का भाग होता है ये मिलता है। और बाकी जो बचा 10% में, तो 10% में न्यूक्लियस रहेगा, गोल्जी बॉडी रहेगा, ईया रहेगा, बहुत सारे रहते हैं 10% में। मतलब 90% कौन ले लेता है, वैक्यूल ले लेता है। समझ में आई बात है। ऐसा प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में क्यों होता है, जब इसका मैं फंक्शन बताऊंगा ना तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा क्यों होता है। सो ठीक है, वर्क क्या होता है, देखिए फंक्शन का बात करें तो फंक्शन आ गया। इसका कार्य की मैं बात करूं तो कार्य क्या होता है, भोजन को संग्रहित करना, और तथा दूसरा कार्य बताऊं तो उत्सर्जी पदार्थों को नियंत्रित करना। सबसे पहली बात है आता है भोजन का संग्रहित करना। तो ऐसे यदि हम लोग भोजन कर रहे हैं तो कभी कभी देखते हैं कि हम लोग भोजन किए हैं अभी, तो भोजन करने के बाद तुरंत ही ऐसा थोड़ा ना होता है कि अभी भोजन किए, अभी वर्क किए तुरंत बाद हमको भोजन चाहिए, नहीं ना। कुछ समय तक हम लोग अच्छी प्रकार से वर्क कर पाते हैं, तो भोजन जा करके क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है, जमा हो जाता है, और धीरे धीरे उससे ऊर्जा निकाला जाता है और सब खत्म हो जाता है, तब हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अर्थात भोजन की मैं संग्रहण का बात करूं, संग्रहण का मतलब होता है जमा करना, तो कहाँ होता है, वैक्यूल के अंदर। समझ में आई बात है। लेकिन इसी प्रकार से भी बताया कि प्लांट सेल में यह बहुत बड़ा होता है। रीजन क्या होता है, तो प्लांट सेल में कहीं ना कहीं भोजन ज्यादा संग्रहित करना होता है, क्योंकि कभी कभी उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती नहीं है, और कभी धूप नहीं होगा तो कभी क्या हो जाता है, मतलब बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो उनमें एक बार भोजन जमा होता है तो वह बहुत दिनों तक चलता है, लेकिन हम लोगों में ऐसा तो होता नहीं है। इसी कारण प्लांट सेल में इसका साइज बड़ा होता है। समझ में आई बात है। इसके साथ साथ उत्सर्जी पदार्थों को नियंत्रण करना। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब कि यदि श्वसन की क्रिया हो गई, भोजन का पाचन हो गया, ऊर्जा प्राप्त हो गया, तो उसके फलस्वरूप कुछ एक्सेटरी मटेरियल निकलता है। मतलब कि बोले तो अपाचित, मतलब कैसे कह सकते हैं, जो हमारे कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है, तो उसका कब निकालना है कब नहीं निकालना है, इसका नियंत्रण भी यही करता है। समझ में आई बात है। तो इतना छोटा सा वर्क होता है वैक्यूल के बारे में। अब आते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं यदि हिंदी में मैं बात करूं तो सूत्रकनिका कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया तो सबको जानना चाहिए। समझ में आई बात है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज की मैं बात करूं तो सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट के मांसपेशियों में किया था। मांसपेशी का मतलब मसल्स जानते होंगे, मसल्स में कोशिकाएं होती है। इसी प्रकार से कीट, कीट का मतलब समझते हो कि एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाता है, कभी देखे होंगे आप। ठीक है, जैसे कभी
बरसात के दिन में ज्यादा होता है, कीट आप पतंगे आते हैं और उड़ के जाते रहते हैं, तो उनकी मांसपेशियों में सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब इसका खोज पढ़े तो आप कहेंगे कि वैक्यूल का खोज करने वाले कोई वैज्ञानिक नहीं थे क्या? तो हाँ, सही बात है, इसका कोई खोज किया नहीं था। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो सर्च करे थे ना, वही देखे थे कि हाँ, एक ये भी कुछ संरचना पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। इसमें तो कीट की मांसपेशियों में जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा ये कोलिकर नाम वैज्ञानिक। इसे अन्य नाम से ही बुलाया जाता है। अन्य नाम जैसे क्या होता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को इपीप्लास्ट भी कहा जाता है, चिल्ला भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। समझ में आई बात है? तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इसका बेस्ट नाम है। और एक और नाम आप पढ़े होंगे, पावर हाउस ऑफ दी सेल। समझ में आई बात है? तो देखिए, अब कहानी समझिएगा। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इनका खोज तो कर दिया, बट इनका नामकरण नहीं की थे। ठीक है, नामकरण करने के लिए क्या, तो अलग अलग वैज्ञानिक आकर के इनका अलग अलग नामकरण किए। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम क्या कहा गया? इपीप्लास्ट। और इपीप्लास्ट कहने वाले वैज्ञानिक का नाम था अल्टमान। अल्टमान ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया खोज करने, ये तो खोज नहीं किए थे, लेकिन इन्होंने इसका नाम दिया। इसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था फिलिंग, और फिलिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिल्ला कह दिया, फिल्ला। समझ में आई बात? तो ये सब बातें गलत ठहरते गया, ऐसे नाम देते गए, तो उनका नाम हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो मतलब कि ये सब सब गलत होते गया। फिर क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था बेटा, जो कि आज तक हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का रियल में क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है। और हिंदी में मैं बात करूँ तो क्या होता है? सूत्रकनिका कहते हैं। ठीक है, और इसका नाम कौन दिया था? तो बेंटा नामक वैज्ञानिक ने दिया थे। बातें क्लियर होगा आपको? अब आते हैं अगली बातें, इसका पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब ये बातें आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे कि यह क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। अर्थात ऊर्जा का निर्माण करेगा तभी तो कोशिका वर्क करेगा, और कोशिका वर्क करेगा तो आपका बॉडी वर्क करेगा, हमारा बॉडी वर्क करेगा। समझ में आई बात है? तो कहीं न कहीं यह कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कोई मशीन चल रहा है तो मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा प्राप्त करवाने के लिए हम लोग उसमें फ्यूल डालते हैं इंजन को, ताकि वह चल पाए। इसी प्रकार से कोशिका को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा को निर्माण करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का पावर यानी पावर देता है। हाउस, हाउस यानी घर है एक प्रकार का, ऑफ दी सेल यानी कि कोशिका में पाया जाना एक प्रकार कोशिका में है। ठीक है, लेकिन बात समझते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा किसने था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेकविट्ज। सेकविट्ज एक प्रकार के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, वही सेकविट्ज नाम था। और उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम पावर हाउस ऑफ द सेल कहा। क्यों कहा होगा भाई? उनको पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया ये वर्क करता है, वह वर्क करता है, ऐसा इसका काम होता है। समझे? अब अगला पॉइंट, यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब आपको जहां तक याद होगा तो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि कोशिका के अंदर, जो फर्स्ट में बताया गया था, आप याद कीजिएगा वहां पे, तो कोशिका के अंदर सबसे छोटा कोशिकांग भी होता है और सबसे बड़ा भी होता है। तो सबसे छोटा कोशिकांग के बारे में तो आपको पढ़ा दिया गया है, वहां पे जाकर देख सकते हैं। और यह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यह सेल के अंदर पाया जाने वाले सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। समझ में आई बात है? इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बाहर निकाल के बनाया है, यदि सेल के अंदर देखेंगे तो बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसी का पता नहीं चलेगा। एज आप केवल माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर। ठीक है, और इसमें क्या होता है? दोहरी झिल्ली युक्त होती है, अर्थात ये ऐसा कोशिका है जिसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। जैसे आपको बताया गया था और कोशिकांग पढ़े तो उनमें दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती है। आपको बताया जाएगा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है, और इसमें भी दोहरी झिल्ली की एक झिल्ली दो झिल्ली ऐसा पाया जा रहा है। समझ में आई बात है? ये बात अलग है कि ये सब जो संरचना होता है ये अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ झिल्ली का, तो झिल्ली कितना है? दो झिल्ली है। समझ में आई बात है? यदि इसका निर्माण की मैं बात करूँ तो निर्माण कहाँ से होता है? तो निर्माण समझिएगा कि पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया के विखंडन से। विखंडन का मतलब होता है बंट करके अलग हो जाना। जैसे कि एक सेल से नया सेल बन रहा है, एक से दो सेल, दो से चार सेल ऐसे बन रहा है ना, तो उस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा? बनना चाहिए, तभी तो नया सेल में जाएगा ना। तो उस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन कर लेता है। विभाजन यानी कि बट जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं विखंडन। समझ में आई बात है? यदि आपको वहां पे जनन हम लोग पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन कुछ अलग होता है और अलैंगिक जनन का एक पार्ट्स होता है, एक भाग होता है विखंडन, वहाँ पे बताया जाएगा।
क्या होता है और किसमें होता है, समझ में आई बात है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पूर्व स्थित मतलब पहले वाले माइटोकॉन्ड्रिया के विखंडन से होता है। इसका मैं वर्क की बात करूं, कार्य का बात करूं, तो कार्य क्या होता है समझिएगा। श्वसन की क्रिया कर एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म मैं बात करूं तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसे हम लोग शॉर्ट में ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का निर्माण करना होता है, समझिएगा। कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क होता है क्या, कि कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना, अर्थात यह ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा का निर्माण किस रूप में करता है, तो एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा का छोटा छोटा सा फॉर्म होता है, समझ में आई बात है। एटीपी का मतलब एक प्रकार से ऐसा छोटा मॉलिक्यूल कह सकते हैं जिसे हम लोग एटीपी कहते हैं। एटीपी में क्या होता है, ए का मतलब होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन एक प्रकार का एंजाइम है, और एंजाइम से टी का मतलब होता है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री यानी कि तीन, पी का मतलब होता है फॉस्फेरस यानी फॉस्फेट, फॉस्फेरस बोल रहे सॉरी फॉस्फेट, फॉस्फेट आयन आप समझे होंगे क्लास 10 में, तो आप पढ़ चुके होंगे क्या कि फॉस्फेट होता है, फॉस्फोरस पढ़े होंगे, सल्फर फॉस्फोरस, तो फॉस्फेट आयन होता है जिससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे जैसे फॉस्फेट को तोड़ा जाता है ना, वैसे वैसे ऊर्जा बनते जाता है, ठीक है। ये बातें समझिए, इतना ज्यादा लॉन्ग नहीं, बस ऐसा समझिए कि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण करता है, और इसे श्वसन की क्रिया कहते हैं जब यह ऊर्जा का निर्माण करता है। तो अभी आपको समझ में ये आएगा कि जब हम लोग श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस का मतलब केवल सांस जा रहा है अंदर और बाहर आ जा रहा है, नहीं, हम लोग सांस ले रहे हैं अंदर, तो लेने का मेन रीजन यही है कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया को यह श्वसन चाहिए, वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तब जाकर के भोजन को तोड़ा जाएगा और ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा। अन्यथा कभी आप सोचे होंगे, कभी ऐसा समझे होंगे कि आप कभी श्वसन रोक देते हैं कुछ समय तक, तो उस दौरान कोशिकाओं पास क्या होता है, ऑक्सीजन तो नहीं जा पाता है, तो उस दौरान आप देखिएगा कि आप ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ एनर्जी। और एक एग्जांपल बता दें, जैसे कभी आप रनिंग करते चलते हैं, तो रनिंग करते समय देखिएगा कि आप थक जाते हैं, तो थकने का मेन रीजन होता है कि जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान आपको प्रॉपर मात्रा में, जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिस कारण से कोशिका तक पहुंच नहीं पाता है, और नहीं पहुंच पाता है तो आपको जितना ऊर्जा चाहिए रनिंग करने के लिए उतना ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बना नहीं पाता, जिस कारण से आप क्या हो जाते हो, थक जाते हो, समझ में आई बात है। और उस दौरान ये ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो श्वसन की एक प्रक्रिया होती है जिस कारण ही क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, समझ में आई बात है, ठीक है। और यह किसमें होता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स यानी कि हम बात करें तो हिंदी में अर्धचालक अंग भी कहा जाता है। इसके बारे में पहले भी आपको बता दिया गया था, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि इसे सेमी ऑटोनोमस, सेमी का मतलब होता है आधा, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वयं से काम करना, यानी कि यह ऐसा ऑर्गन है जो स्वयं से भी काम करता है लेकिन पूरा नहीं, आधा वर्क करता है। जैसे बात करूं तो कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकाएं हैं, लेकिन सभी का नियंत्रण कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है, जो जिसे हम लोग कहते हैं केंद्र। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है कि हम अपने आप से भी रक्षा कर सकते हैं और अपने आप से भी हम क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, मतलब कि जो भी अपना वर्क होगा हम देख लेंगे, लेकिन पूरा पूरा नहीं देख पाता है। कारण क्या होता है, कारण यह कि इसका अपना डीएनए, डीएनए का मतलब आपको बताया गया था आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ का मतलब कि ये पहले वाले कोशिका से बन रहा है, नहीं पहले वाले माइटोकॉन्ड्रिया से नया माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है, तो जो पहले वाले माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होगा ना, वही डीएनए उस माइटोकॉन्ड्रिया में भी जाएगा, समझ में आई बात है। लेकिन जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है, वो न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, वो डीएनए क्या करता है, तो माता पिता के गुणों को उसके संतानों में ले जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस कल पढ़ेंगे तो वहां पे बता दिया जाएगा, अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा, तो ठीक है। और साथ में इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है जो कि 70S का होता है। अब आपको पता है 70S 80S क्या होता है, क्योंकि राइबोसोम हम लोग बात कर चुके हैं। और 70S प्रकार का राइबोसोम किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम खुद ही प्रोटीन बना देता है, जिसे प्रोटीन की आवश्यकता भी नहीं होती, समझ में आई बात है। इसी कारण इसे अर्धचालक यानी कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग खत्म कर चुके हैं सेल ऑर्गन्स, और एक लास्ट सेल ऑर्गन्स बचा है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में भी खत्म हो जाएगा, तो यह टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा सेल के बारे में। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सभी को धन्यवाद।